दीदी की शादी तय हो गई है। इस बात से सब खुश थे और घर में एक उत्सव का माहौल था। लेकिन फिर पापा ने जो कहा वह सुन उसका हैरान रह जाना स्वाभाविक ही था। पूनम की शादी के साथ ही नेहा की शादी भी करेंगे। एक ही मंडप में दोनों का ब्याह हो जाएगा तो जिम्मेदारी से एक ही बार में मुक्त हो जाऊंगा और खर्चा भी बचेगा। दीदी ने चुटकी ली। फिर रिश्ता तो खुद चल कर आया है नेहा के लिए। क्या बोल रही हो दीदी? कम से कम आप तो मेरा साथ दो। और फिर एक ही घर में दो बहनें नहीं करनी मुझे आपके देवर से शादी। मैंने तुनकते हुए कहा, चिंता मत कर, मैं एडजस्ट कर लूंगी तेरे साथ। यहाँ भी तो झेलती हूँ तेरे नखरे। शाम को मिलने जाना है समीर से। आपका जीजाजी से मिलने का मन है तो जाओ ना। मुझे क्यों बलि का बकरा बना रही हो? नहीं चली मेरी, जाना पड़ा। और अगली सुबह ही समीर की सहमति आ गई। पापा को इतनी जल्दी थी कि अगले ही दिन जाकर उसे शगुन दे आए। मैं दीदी की तरह सुंदर नहीं हूँ, इसलिए उसकी जैसी सामान्य नैन नक्श वाली लड़की को घर बैठे सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल गया। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मैं एक टीचर हूँ। उसने पूछा था कि समीर कहीं अपने माँ बाप के दबाव में आकर तो शादी नहीं कर रहा है? शायद कोई मेरे मन की बात भी सुन ले, इसी आशा से पूछा था। पर वह जब आकर सगाई की अंगूठी पहना गया तो मेरा विरोध कौन सुनता? विरोध क्यों, वजह भी नहीं बता सकती थी। अगले दिन सुधा दीदी के घर पहुंच गई। कुछ कहा नहीं गया तो सगाई की अंगूठी दिखा दी। मैं क्या करूं दीदी, सब कुछ अचानक हो गया समीर के साथ। तू खुश रहेगी, ज्यादा सोच मत। जिसके पीछे दौड़ रही है वह कभी हाथ नहीं आएगा। कमिटमेंट तो नहीं की नमन ने आज तक तेरे साथ, फिर क्या भरोसा उसका? तो उसे जानती भी कितना है? सिर्फ 6 महीने की मुलाकात को जिंदगी भर का साथ मान लेना बेवकूफ़ी होगी। प्यार एक तरफा है। वह भी तुझसे प्यार करता है, कभी कहा है क्या? समीर से शादी कर ले। सब कुछ जानते हुए भी आप ऐसा कह रही हैं। मेरी हालत से ही कुछ सीख ले। सुधा की आवाज़ कांपी। दीदी फ़ोन करके बता दूं क्या नमन को? कोई ज़रूरत नहीं अब उसे संपर्क करने की, बेकार में उलझने बढ़ेगी ही। मुझे नहीं लगता कि वह तुझसे शादी करेगा। नहीं दीदी, आखिरी बार बात कर लेती हूँ, मेरी मर्जी, सॉरी तेरी मर्जी। लेकिन इस आखिरी बार का कहीं और कभी अंत नहीं होता। मनुष्य की इच्छाएं इतनी प्रबल होती है कि उसका कोई आखिरी छोर नहीं होता। हम जितना उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं वे उतनी ही बढ़ती जाती है। सीधे सीधे उसे बता दे कि एक खुशखबरी है बस। तुझसे नहीं कहा जाता है तो मैं कह देती हूँ, तेरी सगाई हो गई है। यह सुनते ही नमन भड़क गया। मुझसे मिलो अभी नहीं, यह गलती मत करना। मुझे नहीं लगता कि वह किसी कमिटमेंट में बंधने वाला लड़का है। जब से वह दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हुआ है कितनी बार वह तुझसे मिला है। कुछ दिन उसने तेरे साथ स्कूल में काम किया था। दोस्ती को तूने प्यार समझा। मान ले वह भी तुझे प्यार करता है तो क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तू उसे अपने माँ बाप के सामने लाकर खड़ा कर दे और यह सगाई तोड़ दे? नहीं। नेहा घबरा उठी थी। फिर क्यों मिलना चाहती है? वह तुझसे बार बार मिलना चाहे तो, शादी के बाद भी मिलने को कहे तो, अतीत अगर शादी के बाद भी हावी रहे तो कितनी तकलीफ दे है। मुझे देखकर भी तू कुछ क्यों नहीं सीखना चाहती? नेहा जब सुधा दीदी के घर से लौटी तो काफ़ी संयत हो चुकी थी। कुछ समय पहले पार्क में ही उनसे मुलाकात हुई थी। बस तभी से एक रिश्ता बन गया उन दोनों के बीच। सुधा दीदी अपने पति की बुरी आदतों की वजह से दुखी रहती थी। वह ज़्यादातर बाहर ही रहते थे काम के सिलसिले में और कई स्त्रियों से उनके संबंध थे। अकेलेपन ने उन्हें अपने प्यार से फिर से जुड़ने को मजबूर किया। वे एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं, इसलिए सुख दुख बांटकर मन हल्का कर लेते हैं। नेहा को नमन अच्छा लगता था, लेकिन नमन जो दोस्त होने का दावा तो करता था, लेकिन उसने प्यार का इजहार कभी नहीं किया। एक रोज नमन ने नेहा को अपने घर में छूने की कोशिश की, उसके साथ संबंध बनाने की जबरदस्ती भी। सुधा नेहा के जाने के बाद निढाल सी बैठ गई। इतनी उदास भर गई थी कि उस वक्त सिर्फ अमन ही उसकी उदासी दूर कर सकता था। अमन, उसका पहला प्यार, उसका अतीत जो आज भी उसकी ज़िंदगी में है। उसके बिना वह अपने आप को अधूरा समझती है। अगर आज उसके वर्तमान में उसका साथ न होता तो वह बिल्कुल टूट चुकी होती। यह एहसास ही उसे जीने को मजबूर कर रहा है कि कोई ऐसा है जो बहुत दूर है लेकिन उसकी परवाह करता है, उसे प्यार करता है, जिसके कंधे पर सिर रखकर वह रो सकती है। हालांकि कई बार उसे लगता है कि अमन की वजह से ही वह अपने पति से जुड़ नहीं पाई। शुरू-शुरू में उसने भरपूर कोशिश की, पर पति से प्यार की बजाय करवाहट पाने के कारण उसका
छटपटाना छटपटाता मन वापस अमन की ओर मुड़ गया। अमन के सामने वह खुद को इतना सहज महसूस करती कि उसके मनोभाव पिघल उठते। वह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर अमन नहीं होता तो वह पति से सामंजस्य बिठाने की ज़्यादा कोशिश करती या खुद को उसके अनुरूप ढाल लेती। लेकिन अब अमन से फ़ोन पर बात कर बहुत हल्का महसूस किया उसने। प्यार किसे कहते हैं यह सुधा ने उसे मिलकर ही जाना, लेकिन उसमें भी तब माँ बाप के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए जहाँ उन्होंने कहा वही शादी कर ली। सुधा नहीं चाहती थी कि नेहा कोई गलती करे, वरना वह अपने पति के प्रति न तो पूरी तरह समर्पित हो पाएगी, न ही उसके साथ न्याय कर पाएगी। प्रेमी व पति के बीच तुलना न करती रहे वह भी। 2 दिन बाद मिली नेहा सुधा से। दीदी, नमन ने फिर यही पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। एक बार भी यह नहीं कहा कि वह क्या चाहता है या मुझसे प्यार करता है। मैं जानना चाहती थी कि उसकी क्या प्रतिक्रिया है, लेकिन वह इतना नॉर्मल था मानो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चल अच्छा ही है, अब तो उसे भूलने में दिक्कत नहीं होगी, पर वह चाहता है कि मैं उससे मिलना न छोड़ूँ। 10 दिन बाद मुलाकात हुई नेहा से। दुविधा की परत नहीं दिखी सुधा को उसके चेहरे पर। दीदी, मैं नमन से फिर मिली थी। कह रहा था कि वह वापस इसी स्कूल में ट्रांसफ़र करवा लेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या सोचा है तुमने? मैंने उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहती। समीर बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वह मुझे चाहते हैं, साफ पता चलता है। मैं समीर को धोखा नहीं दे सकती। नमन इस स्कूल में वापस आ गया तो भी मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैं नहीं डरूंगी उससे, चाहे वह कितना धमकाए। सुधा ने देखा नेहा प्यार से सगाई की अंगूठी पर हाथ फेर रही है। उसके गालों पर एक लाली छा गई जिससे वह खिली खिली लग रही थी। जल्दी ही आपको समीर से मिलवाऊंगी दीदी। नेहा ने बिल्कुल सही फैसला लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।